हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग सीट है 2019 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और गाइस इससे पहले वाली वीडियो में मैं सीटेट 2018 के चाइल्ड डेवलपमेंट को और पेडागोजी को सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं डैश। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हुए। ऐसा लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम मतलब है गाइस टीचिंग लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है गाइस, तो आपको क्या लगता है? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ये नॉर्मल बात है गाइस। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। या फिर ऑप्शन नंबर 2 लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्कों की तुलना में कम है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कोरी पेटियां या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तो या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढला जा सकता है। संवेग का मतलब इमोशन होता है गाइज, और संज्ञान का मतलब है कि आपके कॉग्निशन में ये बात है, कॉग्निशन एंड नॉलेज। कॉग्निटिव थ्योरी थी ना, संज्ञानात्मक थ्योरी, तो कॉग्निशन उसी से बना है। ठीक है गाइज, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बताइए गाइस आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट है? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। जब संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है, जब इस पॉइंट की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो ऐसा लगता है गाइज आपको ऐसा सही है? जी नहीं, हम गाइज अपना ऑप्शन साथ साथ रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे, फिर देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन टारगेट पे पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। मूक दर्शन तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी ना। एक शिक्षक अगर मूक दर्शन बना रहा, क्या पता बच्चा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत गाइडलाइन तो देनी जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो ये सही बात है कि टीचर छोड़ के चला गया, बेटा जो कर रहे हो करते रहो, ये सही है या गलत है? नहीं, टीचर की मौजूदगी जरूरी है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 संयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। बिल्कुल सही फैक्ट है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। सहयोग देना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। निगरानी इसलिए नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, निगरानी ये कि बच्चा प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैब वाइगॉत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलन एवं संगठन। ऑप्शन नंबर 2 पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पारस्परिक क्रिया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास यानी डेवलपमेंट एंड अधिगम का मतलब तो लर्निंग होता है।
तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। क्या लगता है गाइस? ऐसा है, उनके बीच में कोई रिलेशन है और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो। ऑप्शन नंबर 2, विकास एवं अधिगम संबंधी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना गाइस। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी प्रभावित होती है। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित यानी इंटरलिंक हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, मानसिक मैप। ऑप्शन नंबर 2, मानसिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा। ऑप्शन नंबर 4, प्रतिमान। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी स्कीमा के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती हैं? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3, साम्य धारण। या फिर ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी समीपस्थ और निकटस्थ तो विकास का क्षेत्र, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो जेंडर इश्यूज की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल है, राइट आंसर हो सकता है, पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं, अगर क्या पता इससे बेहतर आंसर हमें और मिल जाए। ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। तो क्या लगता है गाइस, ऐसा कौन करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक और जो जेंडर है उनकी रूढ़ियों का सामना करने के लिए ये रणनीति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो गाइस आपको इस वर्णन को पढ़ना है और उसके बाद जो कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था है उसको पहचानना है। ये कहते हैं, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो क्या लगता है गाइस आपको, इसे पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। या ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है गाइस ये। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन नंबर 1, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 2, सजीवात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षित रखने की योग्यता। या फिर ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। तो यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से जो एक है वो यही है, सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जीन पियाजे एवं लेव वाइगॉत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2, कौशलों का अर्जन। ऑप्शन नंबर 3, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। या फिर ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया।
तो क्या लगता है गाइज आपको, दोनों के दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से देखते हैं? तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो गाइज बच्चे के समाजीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे हम पहले ही छांट लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मीडिया, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 परिवार, ऑप्शन नंबर 4 पास पड़ोस। तो गाइज ये तो चारों ही सही हो गए, यानी ऑप्शन नंबर जहाँ पे हमें चारों दिख रहे हैं वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विशेषताएं गाइज उसकी दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ऑप्शन देखिए गाइज, ऑप्शन नंबर 1 नैदानिक, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृतिवादी, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 4 अंतर्वैयक्तिक। क्या लगता है गाइज आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अंतर्वैयक्तिक। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो गाइज इसमें भी हमें ऑप्शन छांटने हैं, तो एक बार हम सारा पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देख लेंगे। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, यानी बच्चों को गैर उपलब्धि वाले भी हों, निम्न उपलब्धि वाले भी हों, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। तो क्या ये सही है गाइज? ऐसा लगता है आपको? तो नहीं, ये गलत ऑप्शन है। उपलब्धियों के हिसाब से बच्चों को बांट देना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। जी बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षक में सुधार जरूरी है तो शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार जरूरी है, यानी 2 ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना। बिल्कुल सही बात है, हमें पता लगाना चाहिए कि अधिगम के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या प्रगति उनमें हो रही है, यानी 3rd भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो गाइस एक होता है कंप्लेन करना यानी शिकायत करना, और एक होता है डिस्कशन करना, चर्चा करना। तो चर्चा करना अच्छी बात है ताकि आप बच्चे के बारे में और जान सकें, तो यानी 4th ऑप्शन भी राइट हो गया। तो ओवरऑल 2nd, 3rd एंड 4th हमें जिसमें दिखेगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कहीं दिखाई दे रहा है गाइस? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे 2nd, 3rd, 4th है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो कई बार ऐसा होता है ना गाइस कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज़्यादा काम लिया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 2 लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखा देगा गाइस। ऑप्शन नंबर 3 लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो जी हाँ गाइस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो ये फिर लिंग पक्षपात का एक साक्षात उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? क्या लगता है गाइस आपको? प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 4 मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना पड़ता है गाइज। बच्चों पे विश्वास करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, उन्हें मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है गाइस, ऑप्शन आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 2, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है बताना है गाइज, नहीं। नेगेटिव आंसर टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा लगता है गाइस आपको कि जन्म से ही कोई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो गई है? हमारे हिसाब से तो यही रिजेक्शन में चला गया, पर फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ये तो स्वीकारात्मक वाली पॉइंट हो गया कि हर बच्चा अलग अलग विकास करता है और उनकी गति भी भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्रम में आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 4, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमारे लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है गाइस, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत बात है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन नंबर 2, एक रूप निर्देश। ऑप्शन नंबर 3, मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, विशिष्ट शिक्षा योजना यानी ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, श्रव्य क्षतिग्रस्त, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक, अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है गाइज? श्रव्य और दृश्य, ऑप्शन नंबर 2 तो हो नहीं सकता। अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, ये भी नहीं हो सकता। सृजनात्मक, अधिगमकर्ता अति सक्रिय, ये भी सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, अधिगम असक्तता वाले बच्चों की। ऑप्शन नंबर 2, अहम केंद्रित बच्चों की। ऑप्शन नंबर 3, क्षतिग्रस्त बच्चों की। ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मक बच्चों की। तो क्या लगता है गाइस आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी सृजनात्मक बच्चों की। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? क्या लगता है गाइज आपको? दृश्य रूप से बाधित यानी जो बच्चा ब्लाइंड है, देख नहीं पाता है या फिर देखने में उसे प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 1, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। सच में जो दृश्य रूप से बाधित है उसके साथ ऐसा करना उचित होगा क्या? तो ये अनुकूल तो नहीं हुई, एडवर्स कंडीशन ज़रूर हो गई। अनुकूलन यानी फेवरेबल कंडीशन। ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ये गाइस हो सकता है सही, ये फेवरेबल ऑप्शन है, बट फिर भी आगे देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 3, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, ये भी अनफेवरेबल हो गया।
एडवर्स कंडीशन हो गई। ऑप्शन नंबर 4 स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। तो गाइस ये भी ऑप्शन गलत है, यानी हम ऑप्शन कौन से में जाएंगे, 2 के साथ जाएंगे। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो क्या लगता है गाइस आपको, ऑप्शन नंबर 1 प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, इसका तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 2 पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4 उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है गाइस, क्या लगता है आपको? ऑब्वियस सी बात है गाइस, दोहराना एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। नेगेटिव आंसर ढूंढना है ना, जो चीज़ नहीं होती। तो दोहराना और रट्टाफिकेशन तो हमारे शिक्षण का अंग है ही नहीं ना गाइस, तो इसीलिए वो सही उत्तर था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, फेवरेबल नहीं है गाइस। आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, पॉजिटिव ऑप्शन नहीं ढूंढना है। तो नेगेटिव ऑप्शन ढूंढिए गाइस। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो गाइस ये चीज़ सही है या गलत है? तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, प्रक्रियाओं के बजाय आप प्रदर्शन पर फीडबैक दे रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। हमारे हिसाब से ये आंसर नेगेटिव हो गया। पर एक बार और देख लेते हैं, क्या पता और भी आंसर इससे ज़्यादा नेगेटिव हो। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है गाइस कि विद्यार्थियों को समझने के लिए जितना आप अवसर दे सकें, ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस, अगर सहयोगी तरीके से काम कर रहे हैं, कार्य केंद्रित वार्ता में लगे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हमें रॉन्ग ढूंढना था ना गाइस, तो हमने रॉन्ग ढूंढ लिया है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 अंक लेने के लिए लक्ष्य व असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम लक्ष्य व प्रदर्शन लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन लक्ष्य व अधिगम लक्ष्य, या फिर ऑप्शन नंबर 4 असफलता से बचने के लिए लक्ष्य व अंक लेने के लिए लक्ष्य। तो क्या लगता है गाइस आप कौन से उसके साथ जा रहे हैं ऑप्शन के? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप गाइस बिल्कुल सही हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं उसका लक्ष्य निर्धारित कीजिए बजाय इसके कि प्रदर्शन लक्ष्य के। आपको प्रदर्शन नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, आपको सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन नंबर 1 एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण एवं परिचर्चा, ऑप्शन नंबर 3 सूचनाओं का संरक्षण या संचरण, या ऑप्शन नंबर 4 दंडात्मक साधनों का
प्रयोग करना। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा के, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस हमें फिर ऑप्शन ढूंढना है, तो हम पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, उन्हीं के साथ ऑप्शन हम सेलेक्ट करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? तो गाइस हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि जो प्रभावी होंगी, इफेक्टिव लर्निंग जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे उनके एग्जाम्पल। पहला, लक्ष्य एवं समय सारिणी निर्धारित करना। तो बिल्कुल सही बात है गाइज, आपको लक्ष्य भी निर्धारित करना है, समय सारिणी भी निर्धारित करनी है। ऑप्शन नंबर 2, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। क्या लगता है गाइज? ये भी सही है, चार्ट एवं नक्शे तो हमें बनाने हैं। ऑप्शन नंबर 3, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। बिल्कुल सही। चौथा, हम उम्र साथी को समझना। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कहाँ दिक्कत है। ऑप्शन नंबर 5, स्वयं से प्रश्न करना। ये तो बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है गाइस? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो गाइस हमें कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा पॉसिबल आंसर जहाँ पे 1 2 3 4 5 ओवरऑल हो? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में सारा का सारा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो गाइज ऐसा होता है ना, बच्चे के लिए घर के काम दे देते हैं और प्रोजेक्ट में उसको मार्किंग होती है, ठीक है, जिसका उससे डेटा तैयार होता है कि बच्चा अपना प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, मार्क्स देना उसको। मार्क्स एक तरीके से फीडबैक भी आप कह सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तो गाइस सारे बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा में स्वयं का आनंद सम्मिलित नहीं हो सकता, यानी ये तो नहीं ले सकते हम। ऑप्शन नंबर 3, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो क्या लगता है गाइज, ये भी बाह्य प्रेरणा है? नहीं, ये तो अंदर की प्रेरणा है, उसको इंटरनल फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा सीख रही हूँ। ऑप्शन नंबर 4, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ये भी उसका इंटरनल हो गया, यानी आंतरिक रूप से वो आनंद भी महसूस कर सकती है, सीख भी सकती है और अवधारणाओं को समझ भी सकती है। यानी अंक जो उसे मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है? शिक्षक द्वारा प्रदर्शन वो हो रहे हैं, उसे प्रोवाइड हो रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाह्य अभिप्रेरणा उसके शिक्षक द्वारा दिए गए अंक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? करना है गाइस, हाँ, राइट आंसर ढूंढना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो बिना एग्जाम्पल दिए बच्चा समझेगा कैसे? ऑप्शन नंबर 2, केवल उदाहरण देने चाहिए। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल देते रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपने एग्जाम्पल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस दे दिए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। जी हाँ गाइज, ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से सही है कि टीचर को हमेशा एक एग्जाम्पल भी उसके लिए सेट करना चाहिए और एक गैर उदाहरण, यानी जो एग्जाम्पल नहीं है पर फिर भी वो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा है। ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।